वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम एस.टी. कॉलरिज की जिस पोइम को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है डिजेक्शन एंड ओड। डिजेक्शन का मतलब है अफसुर्दगी या उदासी यानी सैडनेस, और ओड एक ऐसी लिरिकल पोइम होती है जिसमें पोइट किसी चीज़ को एड्रेस करते हुए उसकी खुसूसियात, उसकी खूबियाँ बयान करता है। ओड को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ इस लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। अब हम आते हैं इस पोइम के इंट्रोडक्शन की जानिब। ये पोइम एस.टी. कॉलरिज ने 1802 में लिखी, जब पोइट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था, क्योंकि उस वक़्त उसने अपने फ्रेंड यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की थियरी ऑफ पोइटिक डिक्शन के साथ कन्फ्लिक्ट किया था। उसके साथ उसने इख्तलाफ किया था। विलियम वर्ड्सवर्थ का ये मौक़िफ़ था कि पोइट्री की जो लैंग्वेज है यानी पोइटिक लैंग्वेज नॉर्मल रूटीन लाइफ की, डेली लाइफ की लैंग्वेज ही होनी चाहिए, लेकिन एस.टी. कॉलरिज ने इस बात से डिफ़र किया था, इस बात से इख्तलाफ किया था। और उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ का ये मौक़िफ़ था कि जो मज़ाहिर फ़ितरत हैं, जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, वो हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन एस.टी. कॉलरिज ने इस पोइम में इस मौक़िफ़ को अपनाया है कि मज़ाहिर फ़ितरत हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होते और ना ही ये हमारी पोइटिक इंस्पिरेशन का बाइस बनते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ डिफ़र करने का एस.टी. कॉलरिज को इसलिए भी दुख था क्योंकि इन दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स को कंपोज़ किया था। उस वक़्त एस.टी. कॉलरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ और सौदे, ये तीनों पोइट्स लेट पोइट्स कहलाते थे। और ये पोइम यानी डिजेक्शन एंड ओड भी एस.टी. कॉलरिज ने विलियम वर्ड्सवर्थ ही की एक पोइम इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी से इन्फ्लुएंस होकर लिखी थी। यानी इस पोइम की दो इंस्पिरेशंस थी। एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी और दूसरी बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस थी, जिसका बयान पोइट ने अपनी पोइम की इब्तदाई लाइंस में भी किया है। उस वक़्त एक तरफ तो विलियम वर्ड्सवर्थ का एस.टी. कॉलरिज के साथ इख्तलाफ था, दूसरी तरफ उसकी वाइफ जिसका नाम सारा फ्रिकट था, उसके साथ भी इसके काफ़ी डिस्प्यूट्स थे। इसलिए 1802 में पोइट बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था। उन हालात में एस.टी. कॉलरिज ने ये पोइम कंपोज़ की। ये पोइम टोटल 8 स्टैंजाज पर कंसिस्टेड है। फर्स्ट स्टैंजा 20 लाइंस पर कंसिस्टेड है, सेकंड स्टैंजा 18 लाइंस पर, थर्ड स्टैंजा 8 लाइंस पर, फोर्थ स्टैंजा 12 लाइंस पर, फिफ्थ स्टैंजा 17 लाइंस पर, सिक्स्थ स्टैंजा 18 लाइंस पर, सेवन्थ स्टैंजा 32 लाइंस पर और लास्ट यानी 8th स्टैंजा 14 लाइंस पर कंसिस्टेड है। इस तरह से इस पोइम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 139। पोइट कहता है लेट एट यस्ट्रीन। यस्ट्रीन का मतलब है यस्टरडे। आई सॉ द न्यू मून। अभी हाल ही में मैंने एक नए चाँद को देखा है। विद द ओल्ड मून इन हर आर्म्स, और उसके बाहों में पुराना चाँद था। एंड आई फियर, और मैं इस बात से खौफज़दा हूँ। माई मास्टर डियर, ए मेरे आका, मैं इस बात से खौफज़दा हूँ। वी शैल हैव आ डेडली स्टॉर्म, कि हमारे यहाँ एक मोहलक किस्म का तूफ़ान आने वाला है। ये 4 लाइंस पोइट ने बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस से ली हैं। यानी पोइट ये कहना चाहता है कि वहाँ पर एक मिथ था कि जब पहली रात का चाँद, जिसे क्रेसेंट कहते हैं, वो नज़र आता है तो उसके बिल्कुल साथ एक छोटी सी लकीर होती है। तो पोइट कहता है कि लोगों का ये ख्याल था कि वो पुराने चाँद ने नए चाँद को अपनी बाहों में लिया होता है, और जब ऐसा मंजर नज़र आए तो उस वक़्त एक बहुत बड़ा तूफ़ान बपा होने वाला होता है। इसके बाद पोइट ने बाकायदा इस पोइम को शुरू किया है। फर्स्ट स्टैंजा में पोइट कहता है वेल, ठीक है, इफ़ द बार्ड का मतलब है पोइट, अगर वो शायर वॉज वेदर वाइज, मौसम के लिहाज से बहुत अक्लमंद था। यानी पोइट कहता है कि जो पैट्रिक स्पेंस था, अगर वो शायर मौसम के लिहाज से बहुत ज़्यादा अक्लमंद था, बहुत ज़्यादा मालूमात रखता था, हु मेड द ग्रैंड ओल्ड बैलेड ऑफ सर पैट्रिक
स्पेंस, जिसने ये बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस लिखी है, अगर वो पोइट बहुत ज़्यादा अजीम था, वो मौसम के बारे में बहुत मालूमात रखता था, तो इस लिहाज से दिस नाइट, आज की जो रात है, सो ट्रैंक्विल नाउ, वो बहुत ही ज़्यादा खामोशी वाली है, बहुत ही ज़्यादा पुरसकून है। विल नॉट गो हेंस, लेकिन अब तक तो ये ऐसी है, लेकिन अब मज़ीद आगे ये ऐसी नहीं रहेगी। इस रात का सुकून इसी तरह कायम नहीं रहेगा। अनराउज्ड बाय विंड्स, और इसका सुकून जो है वो हवाएं ख़राब कर देंगी। हवाएं इस रात के सुकून को बहुत दूर उड़ा कर ले जाएंगी। दैट प्ले आ बिजियर ट्रीट, और ये इससे ज़्यादा मसरूफ़ काम करने में सरगर्म हो जाएंगी। दैन दोज विच मोल्ड यॉन क्लाउड इन लेज़ी फ्लेक्स, यॉन का मतलब है यांडर यानी बहुत दूर, मोल्ड का मतलब है किसी चीज़ को शक्ल देना, लेज़ी यानी सुस्त किस्म के, फ्लेक्स यानी बर्फ़ के गोले, यानी वो हवाएं जो ऊपर आसमानों पर चलती हैं और वो बर्फ़ के गोलों को गिराने के लिए एक ख़ास किस्म की बादलों में शक्ल दे देती हैं। वो बादलों के करीब बर्फ़ के गोलों को गिराने वाली जो हवाएं हैं, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ़ काम करेंगी वो हवाएं जो हमारे करीब इस ज़मीन पर चल रही हैं। और द डल सोबिंग ड्राफ्ट, और या फिर ये जो बहुत ही सुस्त किस्म की सिसकियाँ लेती हुई हवा है, दैट मॉन्स एंड रेक्स, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी आहें बढ़ रही है और सिसकियाँ ले रही है, एंड रेक्स, और ये हवा शोर पैदा कर रही है, अपॉन द स्ट्रिंग्स ऑफ दिस एओलियन ल्यूट, यानी एलियन जो है यहाँ पर पोइट ने एक एलुयन यूज़ किया है। ये एक गॉड था जो कि गॉड ऑफ विंड्स कंसीडर किया जाता था, यानी हवाओं का देवता था। यानी वो कहता है कि जो हवाएं हैं ये बहुत सुस्त रवि से चल रही हैं, जो हमारी ज़मीनी हवाएं हैं वो आहें बढ़ रही हैं और सिसकियाँ ले रही हैं और इनका शोर पैदा हो रहा है। और जो हवाओं का देवता था उसकी जो ल्यूट थी, उसका जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, उसके तारों पर ये हवाएं गुज़र कर जा रही हैं। विच बेटर फॉर वन म्यूट, अगर ये हवाएं खामोश रहती तो ज़रा बेहतर होता। फॉर लो, लो का मतलब है लुक, ज़रा देखो, ज़रा इधर तवज्जो करो। द न्यू मून विंटर ब्राइट, नया जो चाँद है वो मौसम सरमा में बहुत ज़्यादा चमक रहा है। एंड ओवर स्प्रेड विद फैंटम लाइट, और इसकी जो रोशनी है वो बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है, उसने हर चीज़ को अपने घेरे में ले लिया है। फैंटम का मतलब है भूत, जिस तरह से भूत हर चीज़ को अपने ज़ेरे असर कर लेते हैं, इसी तरह से जो मौसम सरमा में चाँद है उसकी रोशनी ने हर चीज़ को अपने ज़ेरे असर कर लिया है। विद स्विमिंग फैंटम लाइट ओवर स्प्रेड, और चाँद की रोशनी जो है वो तैरती हुई दिखाई दे रही है और उसने भूतों की मानिंद हर चीज़ को अपने ज़ेरे असर कर लिया है, अपने ताबे कर लिया है। बट रीम्ड एंड सर्कल्ड बाय अ सिल्वर थ्रेड, और ये जो चाँद की रोशनी है उसने चांदी के एक धागे के साथ हर चीज़ को किनारों तक अपने साए में ले लिया है, अपने दायरे में ले लिया है। यानी जो चाँद की रोशनी है वो हर चीज़ पर महीत है, और जो एक क्रेसेंट मून है, जो नया चाँद है, उसके इर्द गिर्द एक छोटा सा दायरा है जो कि उसके अंदर मौजूद है। आई सी द ओल्ड मून इन हर लैप, और उस जो नया चाँद है उसकी गोद में मैं उस पुराने बारीक से चाँद को देख रहा हूँ। फॉर टेलिंग, जो कि पेशीन गोई कर रहा है, जो कि प्रोफेसी कर रहा है, आने वाले वक्त की पेशीन गोई कर रहा है। द कमिंग ऑन ऑफ रेन, कि आने वाले वक्त में बारिश होने वाली है। एंड स्क्वेली ब्लास्ट, और बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर देने वाला इंतहाई खौफनाक तूफ़ान बपा होने वाला है। एंड ओ दैट इवन नाउ द गस्ट वर स्वेलिंग, और ये जो तेज़ो तुंद हवा चल रही है, जो तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं, ये अब मज़ीद फैलती चली जाएंगी। एंड द स्लांट नाइट, और ये जो स्लांट का मतलब है तिरछी, नाइट शावर यानी बारिश, और ये जो रात के वक़्त बारिश बरसेगी ये तिरछी होगी। ड्राइविंग लाउड एंड फास्ट, ये बहुत तेज़ होती चली जाएगी और बहुत इसकी आवाज़ बुलंद हो जाएगी। ये तिरछी बारिश रात के वक़्त तेज़ होगी और ये बुलंदो बाला आवाज़ के साथ बरसेगी। दो साउंड्स, वो आवाज़ें विच ऑफ्ट हैव
रेज्ड मी, उन आवाज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा जगा दिया था, मेरी रूह को बेदार कर दिया था। यानी जब पहले बारिश हुआ करती थी और तूफ़ानी हवाएं चलती थी तो इससे मेरी रूह बेदार हो जाया करती थी, मेरा बातन जाग जाया करता था। वाइल्स्ट, जबकि दे आर्व्ड, और अब ये एक रौब और दबदबा पैदा कर रही हैं, एक दहशत और खौफ पैदा कर रही हैं। एंड सेंट माई सोल अब्रॉड, और मेरी रूह को किसी दूसरी दुनिया में ले जाती हैं। यानी यही वो हवाएं हैं, जब ये पहले चलती थीं तो मुझे बहुत ज़्यादा जगा देती थी, मेरी रूह को बेदार कर देती थी, मैं पुरस्कून हो जाता था। और अब यही हवाएं हैं जो कि मुझे खौफज़दा करती हैं और मेरी रूह को कहीं और दुनिया में ले जाती हैं। माइट नाउ परहैप्स देयर वांटेड इम्पल्स गिव, अब ये एक रवायती और रस्मी किस्म की इम्पल्स यानी एक जज्बा देती हैं, एक तहरीक मुझे देती हैं। यानी अब कोई ख़ास किस्म का जज्बा नहीं, ख़ास किस्म की तहरीक नहीं, बल्कि एक रवायती किस्म का जज्बा और रवायती किस्म की तहरीक मेरी रूह में बेदार करती हैं। माइट स्टार्टल, और इससे मैं दोबारा रीगेन कर लेता हूँ, दोबारा अज्यूम कर लेता हूँ। दिस डल पेन, उस बहुत ही ज़्यादा सुस्त किस्म के दर्द को। एंड मेक इट मूव एंड लिव, और मैं इसे हमेशा अपनी ज़िंदगी के साथ साथ चलने देता हूँ। यानी पहले तो यही हवाएं मेरे शऊर और मेरी रूह की बेदारी का बायस बनती थीं, लेकिन अब ये बहुत सुस्त किस्म की दर्द पैदा करती हैं और मैं इसे अपनी ज़िंदगी के साथ एक नॉर्मल वाक़या की तरह चलने देता हूँ। अब इनसे मुझे कोई किसी किस्म की पोइटिक इंस्पिरेशन नहीं मिलती। उसके बाद सेकंड स्टेंजा में पोइट कहता है, अ ग्रीफ विदाउट अ पैंग, एक ऐसा गम है जो बग़ैर किसी कर्ब या दर्द के है। वॉइड, और एक खला मेरे अंदर मौजूद है। डार्क, मेरे अंदर अब तारीकी भर गई है। एंड ड्रेयर, और मैं उदासी या अफसरदगी महसूस करता हूँ। अस्टिफल्ड, और इससे मेरा अब सांस घुटता है, मेरा दम घुटता है। ड्राउजी, और मुझे मदहोशी सी तारी हो जाती है। अनइम्पैशेंट ग्रीफ, और मुझे एक ऐसा गम महसूस होता है जिसमें कोई जज्बात शामिल नहीं हैं। यानी अब मेरी एक ऐसी हालत हो गई है कि मेरे अंदर बग़ैर दर्द के गम पैदा होता है और एक खला है, तारीकी है, और इसके साथ साथ मेरे अंदर बदहोशी और बग़ैर जज्बात के गम पैदा हो गए हैं। यानी अब मेरी ज़िंदगी में महज दुख ही दुख रह गए हैं। विच फाइंड्स नो नेचुरल आउटलेट, और जो मेरे अंदर दुख हैं इन्हें बाहर निकलने के लिए कोई कुदरती ज़राए नहीं मैसर आ रहे। मुझे कुदरती तरीके से इन गमों को, इन दुखों को बाहर निकालने का कोई ज़रिया नहीं मिल रहा। नो रिलीफ़, और ना ही मुझे कोई निजात मिल रही है, ना ही कोई इन दुखों से सुकून मिल रहा है। इन वर्ड, अल्फाज की शक्ल में, और साए या ठंडी आहों की शक्ल में, और टीयर या आंसुओं की शक्ल में। यानी मुझे अल्फाज यानी अपनी पोइट्री, ठंडी आहों और रोने धोने यानी आंसू बहाने के अमल से इन दुखों से किसी किस्म का कोई सुकून मैसर नहीं आ रहा। ओ लेडी, ए खातून, यानी अब वह अपनी वाइफ को एड्रेस कर रहा है जिसका नाम है सारा फ़िरिकर। अब वो सारा फ़िरिकर यानी अपनी वाइफ को एड्रेस करते हुए कहता है, ओ लेडी यानी ए खातून, इन दिस वैन एंड हार्टलेस मूड। वैन का मतलब है किसी बीमार शख्स की तरह बिल्कुल बेरौनक और जर्द रंग का चेहरा हो जाना, और हार्टलेस का मतलब है यानी बग़ैर दिल के, यानी बग़ैर जज्बात के, इमोशनलेस यानी बिल्कुल ज़ालिम। मूड यानी रवैये में, किसी ज़हनी हालत में होना। वो कहता है अपनी वाइफ को एड्रेस करते हुए कि ए मेरी खातून, ए मेरी बीवी, इस बहुत ही जर्द और बीमार चेहरे और बहुत ही ज़्यादा ज़ालिम मूड के अंदर, टू अदर थाट्स, दूसरी जो सोचें हैं, बाय यॉन्डर थ्रोसल वूड, यानी थ्रोसल एक परिंदे का नाम है और वू का मतलब है किसी से इजहार इश्क करना, किसी को प्रपोज़ करना। वो कहता है कि जो दूर दराज एक परिंदा वो प्यार और मोहब्बत की बातें करता है, लेकिन उसकी जो प्यार भरी बातें हैं वो भी मुझे कोई नई सोच नहीं दे रही, और ना ही मेरे ज़ालिम रवैये और
मेरे चेहरे को कोई सुकून दे रही हैं। यानी पॉइट ये कहना चाहता है कि जो परिंदों के मीठे गीत हैं वो भी अब मेरे मूड को दुरुस्त नहीं कर रहे, यानी जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं वो मेरे मूड को दुरुस्त करने में कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। ऑल दिस लॉन्ग ईव, इस लंबी शाम में, ईव का मतलब है इवनिंग यानी शाम, इस लंबी शाम में, सो बामी एंड सीरीन, बामी का मतलब है खुशबूदार और सीरीन का मतलब है शफाफ, यानी ये जो शाम है ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और शफाफ है। हैव आई बीन गेजिंग ऑन द वेस्टर्न स्काई, इस शाम में मैं मगरिब की जानिब आसमान की तरफ देख रहा हूँ, यानी मगरिब की जानिब सूरज गुरूब होता है, सनसेट होता है। तो पॉइट चूँकि इस वक्त बहुत ज़्यादा पैसिमिस्ट है, बहुत ज़्यादा नाउम्मीद है, इसलिए वो तुलू होते हुए सूरज को नहीं देखता, वो ईस्ट की जानिब नहीं देखता बल्कि वेस्ट की जानिब देख रहा है। एंड इट्स पेक्यूलियर टिंट ऑफ येलो ग्रीन, और मैं इसका जो पेक्यूलियर यानी इसका जो अजीबो गरीब किस्म का, अजनबी किस्म का, टिंट का मतलब है मध्यम सी जो रंगत है, और वो रंगत कौन सी है? येलो ग्रीन, यानी पीली और सब्ज़ रंग की। मैं आसमान की जो अजीबो गरीब मध्यम सी पीली और ग्रीन कलर की जो रोशनी है उसको देख रहा हूँ। एंड स्टिल आई गेज़, और अभी तक मैं घूर रहा हूँ, गौर से देख रहा हूँ। एंड विद हाउ ब्लैंक एंड आई, मैं अपनी खोखली और बिल्कुल खाली आँखों के साथ आसमान को घूर रहा हूँ। एंड दोज थिन क्लाउड्स अबव, और मेरे ऊपर जो बहुत ही हल्के से बादल हैं, इन फ्लेक्स, कभी तो वो बर्फ़ के गोलों की मानित हो जाते हैं, एंड बार्स, और कभी वो सलाखों की तरह दिखाई देते हैं। यानी मुझे आसमान के ऊपर जो बादल हैं वो मुख्तलिफ़ शक्लों में दिखाई देते हैं। मैं उनको जब गौर से देखता हूँ, दैट गिव अवे देयर मोशन टू द स्टार्स, वो सितारों की गर्दिश और सितारों की हरकत पर भी असरअंदाज होते हैं। दो स्टार्स, वो सितारे, दैट ग्लाइड, जो कि कदम भरते हैं, जो कि चलते हैं, बिहाइंड देम, देम का मतलब है क्लाउड्स, उन बादलों के पीछे चलते हैं, और बिटवीन या कभी गर्दिश करते हुए उनके दरमियान आ जाते हैं। मैं उन सितारों की गर्दिश को भी देखता हूँ जो कि कभी बादलों के दरमियान आ जाते हैं और कभी उनके पीछे गर्दिश करते हैं। नाउ स्पार्कलिंग, अब वो सितारे चमक रहे हैं। नाउ बी डिम्ड, और कभी वो मध्यम कर देते हैं। बट ऑलवेज सीन, लेकिन हमेशा दिखाई देते रहते हैं। यानी वो बादल और जो सितारे हैं, मैं उनको जब गौर से देखता हूँ तो सितारे मुख्तलिफ़ रास्तों पर, मुख्तलिफ़ सिमतों पर सफ़र करते हैं। कभी वो चमकते हैं, कभी वो मध्यम हो जाते हैं, लेकिन दोनों सूरतों में मुझे वो दिखाई ज़रूर देते रहते हैं। यॉन यानी यॉन्डर, बहुत दूर। क्रेसेंट मून, जो पहली रात का चाँद है। एज़ फिक्स्ड एज़ इफ़ इट ग्रू, ये इस तरह से अपनी जगह पर फिक्स है, जमा हुआ है, जैसा कि जब ये पैदा हुआ था तब भी यहीं था। यानी ये चाँद यूँ दिखाई देता है कि जब से ये पैदा हुआ है वो यहीं पर साकन है, यहीं पर खड़ा है, वो किसी किस्म की कोई हरकत नहीं कर रहा। इसके ब्रक्स जो सितारे हैं वो मुख्तलिफ़ सिमतों में, मुख्तलिफ़ मदारों में गर्दिश करते जा रहे हैं। इन इट्स ओन क्लाउडलेस, बग़ैर बादलों के, स्टारलेस, बग़ैर सितारों के, लेक ऑफ ब्लू, यानी एक नीली झील की मानिंद। यानी जो आसमान है वो नीली झील की मानिंद दिखाई दे रहा है, जिस पर ना तो कोई बादल हैं ना कोई सितारे हैं। यानी पहले तो मुझे सितारे और बादल दोनों चीज़ें दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र चाँद की रोशनी पर पड़ी तो चाँद की रोशनी ने मेरी तमाम तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवा ली। अब मेरी निगाहों में सिर्फ चाँद ही की रोशनी है, ना तो मुझे सितारे दिखाई दे रहे हैं और ना ही बादल दिखाई दे रहे हैं। आई सी दैम ऑल सो एक्सीलेंटली फेयर, मैंने उन्हें बहुत शानदार हद तक खूबसूरत देखा है। आई सी नॉट फील, मैं उन्हें देखता तो हूँ लेकिन मैं उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा। हाउ ब्यूटीफुल दे आर, कि वो कितने खूबसूरत हैं। यानी अब चूँकि मेरे अंदर गम है, मेरे अंदर परेशानी है, इसलिए मेरी अंदर की परेशानी मुझे बाहर के मज़ाहिर फ़ितरत को देखने पर मजबूर नहीं कर रही। अगर मैं देखता भी हूँ तो मैं अपनी ब्लैंक आइज़ यानी अपनी खाली आँखों या अपनी खोखली आँखों के साथ देखता हूँ, यानी अपेरेंट आइज़ के साथ देखता हूँ,
फ़िज़िकल आइज़ के साथ देखता हूँ, स्पिरिचुअल आइज़ के साथ नहीं देख सकता। इसलिए मुझे महज ये चाँद सितारे तो दिखाई देते हैं, बादल तो दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अंदर मुझे कोई ख़ास ब्यूटी नज़र नहीं आती। इसलिए इन चीज़ों को देखने से भी मुझे किसी किस्म की कोई पोइटिक इंस्पिरेशन नहीं मैसर आती। माई जेनियल स्पिरिट फील, मेरी जो इंसानी और हयातियाती यानी जो ज़िंदगी से मुताल्लिक़ पैदा कर देने वाली, बहुत ज़्यादा जोश भर देने वाली रूह है या जज्बात हैं, वो नाकाम हो गए हैं। यानी मेरे पुरजोश जज्बात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। एंड व्हाट कैन दीज अवेल, और ये क्या चीज़ अवेल कर सकते हैं, ये क्या हासिल कर सकते हैं। टू लिफ्ट द समथिंग, अगर कोई चीज़ उठा ली जाए, वेट जो कि वज़नी है, फ्रॉम ऑफ माई ब्रेस्ट, मेरे सीने से, अगर मेरे सीने से इन दुखों का बोझ उठा भी लिया जाए जो कि बहुत वज़नी है, तो तब भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इन दुखों के ख़त्म हो जाने के बाद भी मेरी ज़िंदगी के जो जज्बात हैं वो मुकम्मल तौर पर मांद पड़ गए हैं, मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं। इट वर अ वेन एंडेवर, और ये एक बिल्कुल फ़जूल किस्म की मेहनत और जिद्दोजहद होगी जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी अगर मेरी ज़िंदगी से मेरे गमों को निकालने की कोई कोशिश करेगा भी तो वो भी मुकम्मल तौर पर फ़जूल और रायगा ही जाएगी। दो आई शुड गेज़ फॉर एवर, अगरचे मैं हमेशा देख सकता हूँ, मुझे हमेशा देखना चाहिए, ऑन दैट ग्रीन लाइट, उस सब्ज़ रोशनी को, दैट लिंगर्स इन द वेस्ट, जो कि मगरिब की जानिब बहुत ज़्यादा आगे को बढ़ रही है, मध्यम होती जा रही है, लड़खड़ा रही है। आई मे नॉट होप फ्रॉम आउटवर्ड फॉर्म्स टू विन, अब मुझे किसी बैरूनी शक्ल व शबाहत की उम्मीद नहीं रही कि वो काबू पा लेगी, कि वो गलबा पा लेगी, द पैशन एंड द लाइफ, मेरे जज्बात और मेरी ज़िंदगी पर। मुझे अब यूँ महसूस हो रहा है कि कोई भी बैरूनी ताकत मेरी ज़िंदगी और इसमें मौजूद जज्बात पर गलबा नहीं पा सकती। हुज़ फाउंटेन्स आर विद इन, क्योंकि तमाम खुशियों के, तमाम जज्बात के जो फवारे हैं वो मेरे अंदर ही हैं। इसका मतलब है कि जो आउटर सोर्सेज हैं, जो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, जो खूबसूरत मज़ाहिर फ़ितरत हैं, वो मुझे अब खुश नहीं कर सकते, क्योंकि खुशी तो एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के अंदर से फूटती है। जज्बात तो ऐसी चीज़ हैं जो कि इंसान के अंदर से फूटती हैं, लेकिन मेरा जो अंदर है, मेरी जो रूह है, वो गमों से भरी हुई है। इसलिए मैं जितना मर्ज़ी इन खूबसूरत मज़ाहिर फ़ितरत को देख लूँ, मेरे अंदर से कोई किसी किस्म की खुशी नहीं फूटेगी। ओ लेडी, यानी ए ख़ातून, वी रिसीव बट वट वी गिव, हम इस फ़ितरत से, इस नेचर से बहुत कुछ हासिल करते हैं, लेकिन इसके जवाब में, इसके रिस्पॉन्स में हम फ़ितरत को कुछ भी नहीं देते। हम सिर्फ़ फ़ितरत से ले रहे हैं, लेकिन बदले में इसे कुछ भी नहीं दे रहे। एंड इन आवर लाइफ, और हमारी ज़िंदगी में, अलोन डज नेचर लिव, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ फ़ितरत ही हमेशा ज़िंदा रहती है। यानी जो हम फ़ितरत को जिस भी अंदाज से देखना चाहते हैं, हम उसी अंदाज से ही देखते हैं। यानी फ़ितरत हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होती, बल्कि हमारे अपने काम, हमारी अपनी सोचें ही हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती हैं। अवर्स इन हर वेडिंग गारमेंट, अगर हम खुश हैं तो हम फ़ितरत को एक शादी के लिबास में देखेंगे, यानी बहुत ज़्यादा खुशो खुरम देखेंगे। अवर्स हर श्राउड, और अगर हम दुख में हों और हम बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हों तो हम इसी फ़ितरत को श्राउड में, यानी किसी कफ़न में या मातमी लिबास में मलबूस देखेंगे। यानी मज़ाहिर फ़ितरत हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज नहीं होते। यहाँ पर ये विलियम वर्ड्सवर्थ के अगेंस्ट चल रहा है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहता था कि मज़ाहिर फ़ितरत, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हमारे मूड पर असरअंदाज होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि फ़ितरत का हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। हम फ़ितरत को उसी एंगल से देखते हैं जो कि हमारा मूड होता है। अगर हम अच्छे मूड में हैं तो फ़ितरत अच्छी दिखाई देगी, हमें वेडिंग गारमेंट में दिखाई देगी। अगर हमारा मूड बुरा है तो हमें फ़ितरत श्राउड में दिखाई देगी, यानी बुरी हालत में दिखाई देगी। एंड वुड वी आर्ट बी होल्ड ऑफ हायर वर्थ, लेकिन अगर इसके बरक्स हम फ़ितरत को कुछ बेहतर मुकाम पर देखना चाहते हैं, अगर हमारी ख्वाहिश हो कि हम मज़ाहिर फ़ितरत को कोई बेहतर हालत में देखें, दैन दैट इन एनिमेट कोल्ड वर्ल्ड अलाउड, जिसकी हमें ये सर्द मोहरी वाली दुनिया
इजाज़त देती है एक ऐसी दुनिया जो कि बिल्कुल बेहिस हो गई है। टू द पुअर लवलेस एवर एंशियस क्राउड, ये ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है, ये दुनिया ऐसे लोगों का एक हजूम है जो कि बिल्कुल मुतजस्सस नहीं रहे और वो गरीब लोग हैं जिनके अंदर मोहब्बत के जज्बात भी नहीं रहे। ऐसे लोग जो कि मोहब्बत के जज्बात से आरी हो गए हों और वो एक सर्द मोहरी वाली बिल्कुल ठंडी जज्बात से आरी दुनिया में रहते हों, तो उन्होंने फ़ितरत को क्या एंजॉय करना है, वो कभी भी फ़ितरत से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सकते। फ्रॉम द सोल इट्सेल्फ मस्ट इशू फोर्थ अ लाइट, हमारी जो रूह है वो ख़ुद ही अपने अंदर से एक रोशनी पैदा करती है, अ ग्लोरी, एक अज़मत पैदा करती है, अ फेयर ल्यूमिनस क्लाउड, और एक ऐसी चमकदार किस्म के बादल पैदा करती है, एनवेल्पिंग द अर्थ, जो कि इस ज़मीन को अपनी लपेट में ले लेते हैं। यानी ज़मीन की खूबसूरती का बायस मज़ाहिर फ़ितरत नहीं है, बल्कि हमारी अच्छी रूह है, हमारी पोइटिक इंस्पिरेशन है। अगर हमारे अंदर से अच्छे जज्बात और पोइटिक इंस्पिरेशन निकलेगी तो वो एक ऐसे बादल की मानिंद होगी जो कि इस पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। यानी इस दुनिया की जो खूबसूरती है वो इंसान के इंटरनल फीलिंग्स पे, इंसान के मूड पे और उसकी पोइटिक इंस्पिरेशन पे बेस करती है कि अगर इंसान अंदर से खुश है तो तभी उसे पूरी दुनिया खुश दिखाई देगी। एंड फ्राम द सोल इट्सेल्फ मस्ट देयर बी सेंट अ स्वीट एंड पोटेंट वॉइस, और जब हमारी रूह अंदर से खुश हो जाएगी तो यही खुशी वो पूरी दुनिया को देगी, और ये खुशी बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा और एक बहुत अच्छी सुरीली आवाज़ की शक्ल में पूरी दुनिया को मुहैया की जाएगी। ऑफ इट्स ओन बर्थ ऑफ ऑल स्वीट साउंड्स द लाइफ एंड एलिमेंट, और फिर ये अज़ खुद पैदा होगी और ज़िंदगी में और ज़िंदगी के तमाम अनासर में इसकी खुशनुमा आवाज़ सुनाई देगी। यानी ज़िंदगी और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें फिर हमें उसी पोइटिक इंस्पिरेशन की आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन ये तब होगा जब वो खुशी हमारे अंदर से उठेगी। ओ प्योर ऑफ हार्ट ए पाकीज़ा दिल, दाउ नीडस्ट नॉट आस्क ऑफ मी, तुम्हें मुझसे ये पूछने की ज़रूरत नहीं है व्हाट दिस स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक इन द सोल में बी, कि इस रूह के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग म्यूज़िक, इतनी सुरीली आवाज़ कहाँ से पैदा होती है। व्हाट एंड वेयर इन इट डथ एग्जिस्ट, ये कहाँ से आती है और ये क्या है। दिस लाइट, ये एक ऐसी रोशनी है। दिस ग्लोरी, ये एक ऐसी अज़मत है। दिस फेयर ल्यूमिनस मिस्ट, और ये एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की चमकदार किस्म की धुंध है। दिस ब्यूटीफुल एंड ब्यूटी मेकिंग पावर, ये ख़ुद भी खूबसूरत है और जिस पर ये पड़ती है उसे भी खूबसूरत कर देती है। यानी इस स्टैंज़ा में वो पोइटिक इंस्पिरेशन की बात कर रहा है कि जो पोइटिक इंस्पिरेशन है वो एक लाइट है, एक ग्लोरी है, और उसकी जो रोशनी है वो बहुत ही ज़्यादा चमकदार है। ये अज़ ख़ुद भी खूबसूरत होती है, और जिस दिल के अंदर ये पोइटिक इंस्पिरेशन पैदा हो जाए वो दिल भी खूबसूरत हो जाता है। इस तरह से ये ख़ुद भी खूबसूरत है और दूसरों को खूबसूरत बनाती भी है। जॉय ए खुशो खुर्रम वर्चुअस, यानी परहेज़गार और नेक लेडी खातून। जॉय दैट नेवर वॉज गिवन, वो खुशी जो कि कभी भी नहीं दी गई थी। सेव टू द प्योर एंड इन देयर प्योरेस्ट आर, यानी ये जो खुशी है ये उस वक़्त दी जाती है जब इंसान बहुत ज़्यादा प्योर हो जाता है, बिल्कुल खालिस हो जाता है, उसकी नीयत बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाती है, तब ये पोइटिक इंस्पिरेशन दी जाती है। और उस प्योर इंसान को भी ये पोइटिक इंस्पिरेशन उस वक़्त दी जाती है जब वो अपने प्योरेस्ट आर में होता है, यानी अपने खालिस तरीन वक्त में होता है, उस एक ख़ास लम्हे में जो बिल्कुल प्योरेस्ट टाइम होता है, तब उसे पोइटिक इंस्पिरेशन से नवाजा जाता है। लाइफ एंड लाइफ्स एफ्लुएंस, ज़िंदगी और ज़िंदगी का जो बहाव है। क्लाउड एट वंस एंड शावर, वो बादलों की तरह बरसता है। यानी ज़िंदगी के बहाव में फिर ये पोइटिक इंस्पिरेशन शामिल हो जाती है, ज़िंदगी के तमाम अनासर पर ये गालिब आ जाती है और फिर बादलों की मानिंद ये इंसान पर हमेशा बरसती रहती है। जॉय लेडी इज़ द स्पिरिट एंड द पावर, यानी ये जो पोइटिक इंस्पिरेशन है ये एक रूह में जागज़ी हो जाती है और ये ताकत बन जाती है। इंसान इस ताकत की मदद से बहुत से अच्छे पोइटिक वर्क्स
लिख देता है, बहुत से अच्छी पोइट्री कंपोज कर देता है। विच वेडिंग नेचर टू अस गिव इन डावर, जब हम फितरत से यकजा हो जाते हैं, जब हम मज़ाहिर फ़ितरत से मिल जाते हैं, तो फ़ितरत हमें जहेज़ के तौर पर, इनाम के तौर पर, माल गनीमत के तौर पर बहुत कुछ अता करती है। वो क्या चीज़ अता करती है वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है। अ न्यू अर्थ एंड न्यू हेवन, ये हमें एक नई किस्म की ज़मीन और नया आसमान अता करती है। यानी वो इंसान जिसे पोइटिक इंस्पिरेशन मिल जाए उसका जहां बदल जाता है, उसके ज़मीन व आसमान तब्दील हो जाते हैं। अनड्रीम्ड ऑफ बाय द सेंसुअल एंड द प्राउड, लेकिन ये जो पोइटिक इंस्पिरेशन है वो अनड्रीम्ड होती है, यानी इसका ख्वाब भी नहीं देखा जा सकता। किन लोगों के लिए? सेंसुअल, जो कि अकल से काम लेते हैं, यानी जिनका पूरे का पूरा डिपेंड अपनी अकल और दानिश पर होता है, जो कि नेचर के सामने बो डाउन नहीं करते, नेचर के सामने सरेंडर नहीं करते, नेचर के सामने हथियार नहीं फेंकते। और दूसरी बात ये कि वो प्राउड होते हैं, मुतकब्बर होते हैं। ऐसे लोगों को पोइटिक इंस्पिरेशन मिलती ही नहीं और वो इसका ख्वाब तक भी नहीं देख सकते। जॉय इज़ द स्वीट वॉइस, खुशी एक खुशनुमा किस्म की आवाज़ है। जॉय द ल्यूमिनस क्लाउड, और जो खुशी है वो एक चमकदार किस्म का बादल है, रोशन बादल है। वी इन आवर सेल्व्स रिजॉइस, जब हमें पोइटिक इंस्पिरेशन मिल जाती है तो ये हमें एक मीठी सुरीली आवाज़ या एक चमकदार बादल की मानंद मिलती है और हम अपने अंदर ही एक अजीब किस्म की खुशी महसूस करते हैं। एंड देंस, और फिर फ्लोज ऑल दैट चार्म्स और ईयर और साइट, फिर इसका जो जादू है वो हमारे कानों को भी खुश करता है और हमारी आँखों को भी खुश करता है। ऑल मेलोडीज़ द इकोज़ ऑफ दैट वॉइस, उस पोइटिक इंस्पिरेशन की जो आवाज़ है वो उसकी गूंज हमारे कानों में एक सुरीली आवाज़ की तरह रस घोलती है। ऑल कलर्स आ सफ्यूजन फ्रॉम दैट लाइट, और इसकी रोशनी जब फैलती है तो उसके मुख्तलिफ़ रंग हमारी आँखों को खुश कर देते हैं। यानी हम अपनी आँखों से इस पोइटिक इंस्पिरेशन के फैले हुए रंगों का मुशाहदा करते हैं और इसकी सुरीली और हम आहंग आवाज़ को हम अपने कानों से सुनकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। देयर वॉज़ अ टाइम, एक ऐसा वक्त था, व्हेन, जब, दो माई पाथ वॉज रफ़, मेरा जो रास्ता था वो बहुत ही रफ़ था, बहुत ही ज़्यादा उस पर दरारें पड़ी हुई थीं, बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल और नाहमवार किस्म का मेरा रास्ता था। यानी मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किलात से भरी हुई थी। दिस जॉय विद इन मी, तो मेरे अंदर इस खुशी ने डैलीड विद डिस्ट्रेस, तो उस वक़्त इस खुशी ने, इस पोइटिक इंस्पिरेशन ने मेरे अंदर जो तकलीफ़ की हालत थी उसके साथ खेलना शुरू कर दिया, उसको ख़त्म करने की कोशिश की। एंड ऑल मिसफॉर्चून्स वर बट एज़ द स्टफ़, और मेरे अंदर जितनी भी बदकिस्मती थी उसको इसने एक ऐसी चीज़ की तरह ख़त्म कर दिया। वेंस फैंसी मेड मी ड्रीम ऑफ हैप्पीनेस, कि उसको ख़त्म होने के बाद मुझे सिर्फ़ और सिर्फ खुशी के ख्वाब ही दिखाई देने लगे। यानी मेरे तसव्वुर में सिर्फ़ खुशी के ख्वाब ही रह गए। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गम थे, बहुत ज़्यादा दुख थे, लेकिन इस पोइटिक इंस्पिरेशन ने जब ये मेरे अंदर आई तो पहले इसने मेरे अंदर जो मौजूद दुख थे उनको दूर भगाया, उसके बाद मेरे तसव्वुरात में इसने सिर्फ़ और सिर्फ खुशी के ख्वाब भर दिए। फॉर होप ग्रू राउंड मी, और मेरे इर्द गिर्द उम्मीद मुंडलाने लगी, मेरी मायूसी मेरी उम्मीद में बदल गई। लाइक द ट्विनिंग वाइन, और एक बेल की मानिंद, एक जुड़वां बेल की मानिंद ये पोइटिक इंस्पिरेशन मेरे साथ साथ चलने लगी। जैसा कि एक बेल किसी पौधे के साथ, किसी दरख्त के साथ साथ चलती है, ये पोइटिक इंस्पिरेशन मेरी ज़िंदगी के हर मामले में मेरे साथ चलने लगी और मुझे उम्मीद की राह दिखाई। एंड फ्रूट्स, और फल, एंड फॉलिएज, और सब्ज़ा और पत्ते, नॉट माई ओन, जो कि मेरे अपने नहीं थे, सीम्ड माइन, मुझे अपने दिखाई देने लगे। यानी वो खूबसूरत मज़ाहिर फ़ितरत जिनसे मुझे शनासाई हासिल नहीं थी, मुझे वो अपने दिखाई नहीं देते थे, लेकिन जैसे ही मुझे पोइटिक इंस्पिरेशन मिली वो तमाम चीज़ें मुझे अपनी ही दिखाई देने लगीं, मुझे उनसे अपनायत सी हो गई। बट नाउ एफ्लिक्शन बो मी डाउन टू अर्थ, लेकिन अब जो मेरे दुख और तकलीफ़ें हैं उन्होंने मुझे ज़मीन पर झुका दिया, यानी मुझे बहुत नीचा कर दिया। नॉर केयर आई दैट दे रोब मी ऑफ माई मर्थ, अब मैं
इस बात से नहीं घबराता कि ये तमाम दुख जो हैं ये मेरी खुशी को मुझसे छीन लेंगे, मेरी खुशहाली को मुझसे ले लेंगे। पहले मैं डरता था कि जैसे ही दुख आते थे तो मैं डर जाया करता था कि मेरी खुशहाली ख़त्म हो जाएगी, और मेरी खुशहाली ख़त्म हो भी जाया करती थी। लेकिन जैसे ही मुझे पोइटिक इंस्पिरेशन मिली, मुझे इस बात का यकीन हो गया कि अब मैं जितना मर्ज़ी झुक जाऊँ, लेकिन इसके बावजूद मेरी खुशी को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। बट ओ ईच विजिटेशन, लेकिन अब हर मुलाकात सस्पेंस ख़त्म हो गई है विद नेचर गेव मी एट माई बर्थ, जो कि फ़ितरत ने मुझे मेरी पैदाइश के मौका पर दी थी। यानी मेरी पैदाइश के मौका पर जो भी फ़ितरत ने मुझे चीज़ें अता की थी, अब उनसे जो मुलाकात है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। माई शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन, मेरी तसव्वुर करने की जो रूह है, फॉर नॉट टू थिंक ऑफ व्हाट आई नीड्स मस्ट फील, अब मैं जो कुछ भी महसूस करता हूँ उसके बारे में मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट टू बी स्टिल एंड पेशेंट। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, उसका यही हल है कि मैं बिल्कुल साकिन हो जाऊँ और मैं साबिर हो जाऊँ, सब्र करना शुरू कर दूँ। ऑल आई कैन, और ये तमाम काम मैं कर सकता हूँ। मैं सब्र भी कर सकता हूँ और एक जगह साकिन भी हो सकता हूँ, और मैं अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो एहसासात हैं, उनको सोचने से भी कासिर रह सकता हूँ। एंड हैप्पीली, और इत्तेफाक से, बाय चांस, बाय एब्स्ट्रूज रिसर्च, और जो बहुत ही गहरी किस्म की तहकीक है, टू स्टील फ्रॉम माई ओन नेचर ऑल ऑफ नेचुरल मैन, मैं एक बिल्कुल फ़ितरी किस्म का इंसान हूँ, और मेरी फ़ितरत में ये चीज़ अब शामिल हो गई है कि मैं इत्तिफाकन बहुत गहरी तहकीक जारी रखूँ। दिस वॉज माई सोल रिसोर्स, यही मेरा एक वाहद ज़रिया था, माई ओनली प्लान, और मेरा यही वाहद मंसूबा था। यानी जब मुझे पोइटिक इंस्पिरेशन नहीं मिली थी तो मैं बिल्कुल साकिन हो गया था, बिल्कुल रुक गया था, और उस वक़्त मेरा एक ही ज़रिया रह गया था पोइट्री लिखने का कि मैं बहुत ज़्यादा गहरी रिसर्च करूं, बहुत ज़्यादा गहरी तहकीक करूं, एक नेचुरल इंसान की तरह, एक फ़ितरी इंसान की तरह सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों पर गहरी तहकीक करूं। यही मेरा मंसूबा था और यही मेरा वाहद ज़रिया था। टिल दैट विच सूट्स अ पार्ट इन्फेक्ट्स द होल, लेकिन अब जो कि मुझे इंस्पिरेशन मिल गई है, ये इंस्पिरेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि मुकम्मल इंसान को इन्फेक्ट कर देती है, इंसान के मुकम्मल वजूद में सरायत कर जाती है, इंसान की मुकम्मल रूह में सरायत करके इंसान की रूह को बेदार कर देती है और रोशन कर देती है। एंड नाउ इज़ ऑलमोस्ट ग्रोन द हैबिट ऑफ माई सोल, और अब ये मेरी रूह की एक आदत बन गई है। यानी जैसे ही मुझे पोइटिक इंस्पिरेशन मिली तो जो मैं तहकीक पहले किया करता था एक फ़ितरी इंसान के तौर पर, अब उसमें इजाफ़ा हो गया है, उस तहकीक के अमल में इजाफ़ा हो गया है, और ये इजाफ़ा मेरी रूह में सरायत कर गया है और मेरी रूह की आदत बन गया है। हैंस वाइपर थाट्स, और ये जो जहरीली सोचें हैं, दैट कॉइल अराउंड माई माइंड, ये मेरे जहन के इर्द गिर्द फैल गई हैं, इन्होंने मेरे जहन को यानी मेरी सोचों को अपने घेरे में ले लिया है। रियलिटीज़ डार्क ड्रीम, और ये हकीकत का एक तारीक ख्वाब हैं। आई टर्न फ्रॉम यू, अब मैं तुम्हारी तरफ से अपना चेहरा मोड़ रहा हूँ। एंड लिसन टू द विंड, और मैं उस हवा की आवाज़ को सुन सकता हूँ, उस आवाज़ को सुन रहा हूँ। विच लॉन्ग हैव रेव्ड अननोटिस्ड, जिसको मैंने काफ़ी देर तक बिल्कुल बग़ैर तवज्जो किए छोड़े रखा था। विद आ स्क्रीम ऑफ एग्नी बाय टॉर्चर लेंथनड आउट द ल्यूट सेंट फोर्थ, उस हवा की आवाज़ ऐसी है जैसा कि कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा हो, और दूसरी तरफ उसकी आवाज़ ऐसी सुनाई देती है जैसा कि दर्द के आलम में जब किसी पर कोई जुल्म किया जाता है तो उस जुल्म के नतीजे में दर्द की वजह से जो चीख बुलंद होती है, उस चीख की मानिंद इस हवा की आवाज़ सुनाई दे रही है। द विंड, अब वो हवा को मुखातब करते हुए कहता है कि ए हवा तुम क्या करो। दैट रेस्ट विदाउट बेयर क्रॉग, तुम ऐसे पत्थरों पर चलो जो कि बिल्कुल बग़ैर घास के हों, जिसके ऊपर कुछ भी ना उगा हो, ना उसके ऊपर कोई काई लगी हो। और माउंटेन ट्रेन, और तुम पहाड़ों के ऊपर चलो, और ब्लास्टेड ट्री, या एक ऐसे दरख्त के ऊपर चलो जो कि ख़ज़ां रसीदा हो गया हो, जिसके पत्ते झड़ गए हों। और पाइन ग्रूव,
या ऐसे सनोबर के दरख्तों के झुंड के ऊपर से गुजरो। विदर वुडमैन नेवर क्लाइम, जहाँ पर दरख्तों पर चढ़ने वाला कोई शख्स ना चढ़ता हो। ए हवा तुम उन बंजर दरख्तों में से गुजरो। और लोनली हाउस लॉन्ग हेल्ड द विचेस होम, और ऐसे घरों में से गुजरो जो कि खाली हों और जहाँ पर सिर्फ चुड़ैलों ने बसेरा कर रखा हो। ऐसी जगह जहाँ पर भूतों का साया हो। ए हवा तुम वहाँ से चलो। मी थिंक्स वर फिटर इंस्ट्रूमेंट फॉर दी, मेरा ख्याल तो ये है कि यही तुम्हारे लिए बेहतरीन हथियार है। मैड ल्यूटनिस्ट, और जो बेवकूफ़ किस्म के ल्यूट बजाने वाले लोग हैं। हु इन दिस मंथ ऑफ शॉवर्स, जो कि इस बारिश के महीने में, ऑफ डार्क ब्राउन गार्डन, भूरे रंग के बागों में होते हैं। यानी ऐसे बाग जो कि बारिश की वजह से भूरे हो गए हों, जिनके पत्ते मुकम्मल तौर पर सूरज की रोशनी ना मिलने की वजह से मुरझा कर भूरे रंग के हो गए हों। एंड ऑफ पीपिंग फ्लावर्स, और जिनमें से फूल झांक रहे हों, यानी वहाँ पर कोई किसी किस्म की रोशनी ना पहुँच रही हो। वो दरख्त ऊपर से पत्तों के साथ भर गए हों और उसके नीचे फूल झांक रहे हों। मेकस्ट डेवल यूल, और उस वक़्त जो क्रिसमस का महीना आए वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा हो, डेवलिश हद तक, शैतानी हद तक ठंडा हो। विद वर्स दैन विंट्री सॉन्ग, और मौसम सरमा के गीत से भी ज़्यादा बदतर हो। द ब्लोसम, और जो फूल हैं, बर्ड्स कलियाँ, एंड टिम्बरस लीव्स अमंग, और इसके दरमियान बहुत ही नरम नाजुक और कमज़ोर किस्म के बुज़दिल और बेजान किस्म के पत्ते लटक रहे हों। दाओ एक्टर, ए हवा तुम उन इलाकों में चलती जाओ। दाओ एक्टर परफेक्ट इन ऑल ट्रेजिक साउंड्स, ए हवा तुम तमाम अलमनाक और दुखी किस्म की जो आवाज़ें हैं उनकी एक मुकम्मल एक्टर हो। दाओ माइटी पॉइट, तुम एक अजीम शायर हो। इवन टू फ्रेंजी बोल्ड, और तुम बहुत ज़्यादा गुस्सीली और बहादुर हो। वाट टेल्स दाओ नाउ अबाउट, अब तुम किस चीज़ के बारे में बयान करोगी। टिस ऑफ द रशिंग ऑफ एन होस्ट इन राउट, तुम एक ऐसी फ़ौज की निगहबान हो, एक ऐसी फ़ौज की मेज़बान हो। विद ग्रोन्स, जो कि गमों की हालत में हो। ऑफ ट्रैम्पल्ड मैन, और ऐसे फ़ौजियों पर मुश्तमिल हो जो कि रौंद दिए गए हों, जो कि शिकस्त खुर्दा हो, जिन्हें शिकस्त हासिल हो गई हो। विद स्मार्टिंग वॉन्ड्स, और जिनके जिस्म ज़ख्मों से भरे हुए हों। यानी ए हवा तुम एक ऐसी आर्मी की होस्ट दिखाई दे रही हो जो कि शिकस्त खुर्दा हो और उनके जिस्म ज़ख्मों से छलनी हो चुके हों। एट वंस दे ग्रोन विद पेन, और फ़ौरन वो दर्द से कर्राह उठें। एंड शिडर विद द कोल्ड, और सर्दी से कांपना शुरू हो जाए। बट हुश, लेकिन खामोश हो जाओ। देयर इज़ अ पॉज ऑफ डीपेस्ट साइलेंस, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही गहरी खामोशी ने वक्फा बपा कर दिया है। एंड ऑल दैट नॉइस, और वो सारे का सारा जो शोर था, एज ऑफ रशिंग क्राउड, जो कि उस बढ़ते हुए हजूम की वजह से था। विद ग्रोन्स, वो दर्द से कराहने की वजह से। एंड ट्रेमलस शडरिंग्स, और बहुत ज़्यादा कांपने की वजह से। ऑल इज़ ओवर, अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। यानी क्योंकि फ़ौज अब दर्द की वजह से कर्राह रही है तो इसलिए बाकी चीज़ों की आवाज़ मांद पड़ गई है। इट टेल्स अनदर टेल, ये एक और कहानी बयान करती है। विद साउंड्स लेस डीप एंड लाउड, और इसकी जो आवाज़ है वो गहराई नहीं रखती, उसकी गहराई और उसकी बुलंदी बहुत कम है। अ टेल ऑफ लेस अफ्राइट, और ये थोड़े खौफ की कहानी है। एंड टेम्पर्ड विद डिलाइट, और ये खुशी वाली कैफियत रखती है। एज ऑटवेज सेल्फ एंड फ्रेम्ड द टेंडर ले, और इसकी आवाज़ ओटवे के एक नहायत ही मीठे गीत की मानिंद है। टिस ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, ये एक छोटे बच्चे की मानिंद है। अपॉन अ लॉन्सम वाइल्ड, जो कि तन्हा जंगल में हो। नार फार फ्रॉम होम, वो घर से इतना दूर तो ना गया हो। बट शी हैथ लॉस्ट हर वे, लेकिन वो बच्ची अपना रास्ता भूल गई हो। यानी तुम्हारी मिसाल एक ऐसी बच्ची की मानिंद है जो कि अपने घर से ज़्यादा दूर तो नहीं गई, लेकिन इसके बावजूद वो अपने घर का रास्ता भूल गई हो। एंड नाउ मॉन्स लो इन बिटर ग्रीफ एंड फियर, और अब वो बहुत ही तल्ख किस्म के गम और खौफ की वजह से चिल्ला रही हो, बहुत ज़्यादा सिसकियाँ ले रही हो। एंड नाउ स्क्रीम्स लाउड, और अब उसकी चीखें बुलंद हो जाएं। एंड होप्स टू मेक हर मदर हियर,
और वो उम्मीद करे कि काश उसकी चीखें उसकी माँ तक चली जाएं और वो उसे यहाँ से ले जाने के लिए आ जाए। टिस मिडनाइट, ये जो आधी रात है, बट स्मॉल थॉट्स हैव आई ऑफ स्लीप, मुझे नींद का ख्याल बहुत कम आ रहा है, यानी मुझे नींद नहीं आ रही। फुल सेल्डम मे माई फ्रेंड सच विजिल्स कीप, माई फ्रेंड का मतलब है कि उसकी वाइफ जिसका नाम सारा फ़िक्र है, उसको एड्रेस करते हुए वो कहता है कि काश तुम्हारे ऊपर ये वक्त ना आए कि तुम्हें भी मेरी तरह विजिल्स करना पड़े, यानी सारी रात जागना पड़े। काश तुम्हारे ऊपर ये वक्त ना आए। विजिट हर जेंटल स्लीप विद विंग्स ऑफ हीलिंग, ए नींद तुम अपने गमों को भुला देने वाले और ज़ख्मों को मुंमिल कर देने वाले परों की हवा के साथ मेरी बीवी के ऊपर मंडलाती रहो, बीवी के पास चली जाओ। एंड मे दिस स्टॉर्म बी बट आ माउंटेन बर्थ, और जो तूफ़ान आ रहा है, ए तूफ़ान तुम सिर्फ़ और सिर्फ उसी पहाड़ पर ही रहो जहाँ से तुम्हारी पैदाइश शुरू हुई थी, यानी ए तूफ़ान अगर तुम पहाड़ों से उठ रहे हो तो तुम पहाड़ों पर ही कायम रहो, इधर ना आना ताकि मेरी वाइफ आराम कर सके। मे ऑल द स्टार्स हैंग ब्राइट अबव हर ड्वेलिंग, और ये जो सितारे हैं ये उस जगह पर रोशन हैं जहाँ पर ये रहाइश इख्तियार किए हुए हैं, यानी तमाम सितारे अपनी सुकूनत वाली जगह पर चमक रहे हैं। साइलेंट एज दो दे वॉच द स्लीपिंग अर्थ, और वो ऐसे खामोश हैं जैसा कि उन्होंने इस सोई हुई ख्वाबीदा ज़मीन को देख लिया हो। विद लाइट हार्ट मे शी राइज, और इससे मेरी बीवी जो है वो बहुत ही नर्म दिल के साथ, बहुत ही खुश दिल के साथ बेदार हो जाए। गे फैंसी चीयरफुल आइज़, खुशनुमा एहसास और बहुत ही दिलकश आँखों के साथ बेदार हो। जॉय लिफ्ट हर स्पिरिट, खुशी उसकी रूह को बुलंद करे। जॉय अट्यून हर वॉइस, और खुशी उसकी आवाज़ में सुर के साथ सुर मिलाए, यानी उसके बहुत ज़्यादा खुशी हासिल हो। टू हर मे ऑल थिंग्स लिव, और इसकी ज़िंदगी में तमाम चीज़ें हमेशा ज़िंदा रहें। फ्रॉम पोल टू पोल, एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक, यानी ज़मीन के एक कुर्रे से दूसरे कुर्रे तक, यानी मेरी वाइफ जहाँ भी जाए, सारा फ़िक्र जहाँ भी जाए, उसे हमेशा ज़िंदगी से भरपूर चीज़ें ही मिले, उसे ज़िंदगी अपने तमाम रंगों के साथ मिले। दियर लाइफ द एडिंग ऑफ हर लिविंग सोल, और उसकी जो ज़िंदगी है वो उसकी ज़िंदा रूह के साथ हमेशा एक गर्दाब में रहे, यानी उसकी ज़िंदगी में तमाम खुशियाँ आती रहें, तमाम खुशियाँ उसी की ज़िंदगी के इर्द गिर्द घूमती रहें। ओ सिंपल स्पिरिट, ए सादा रूह, यानी वो अपनी वाइफ को एड्रेस करते हुए कहता है। गाइडेड फ्रॉम अबव, तुम्हारी ये तमाम चीज़ें रहनुमाई करें जिनका मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूँ। डियर लेडी, ए मेरी प्यारी खातून। फ्रेंड डिवोटेस्ट ऑफ माई चॉइस, तुम मेरी दोस्त हो और मेरे इंतखाब के लिए तुम ही मंसूब हो, यानी मैंने अपने इंतखाब के लिए तुम्हें ही चुना है। दाओ मेस्ट दाओ एवर, खुदा करे कि तुम हमेशा एवर मोर रिजॉइस, हमेशा हमेशा के लिए खुश व खुरम रहो। मेरी तुम्हारे लिए दुआ है कि तुम हमेशा खुश व खुरम ज़िंदगी बसर करती रहो। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलुजन। एलुजन का मतलब है रेफरेंस या हवाला। इस पोइम की बिगनिंग ही बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस के एलुजन से होती है। उसके बाद लाइन नंबर 1 और 2 को अगर हम देखें तो इसमें पोइट ने अगेन बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस का एलुजन यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 7 में इसने एओलियन ल्यूट का एलुजन यूज़ किया है। उसके बाद लाइन नंबर 120 में इसने ऑटवे का एलुजन यूज़ किया है। नेक्स्ट है कायूरा। कायूरा का मतलब है कि अगर पोइट पंक्चुएशन मार्क यूज़ करते हुए पॉज या ब्रेक ले, यानी वक्फा ले, तो उसे कायूरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वेल के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया गया है। उसके बाद इफ़ द बार्ड वाज, वेदर के बाद हाइफन यूज़ किया गया है और वाइज के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो, बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो, तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को
एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजाइनमेंट की जानिब। इस पोइम की लाइन नंबर 1 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है वेल इफ़ द बार्ड वॉज वेदर वाइज हु मेड, यानी अगर वो शायर मौसम के लिहाज से बेहतर था, अक्लमंद था, तो किसने बना दिया। अब क्या बना दिया वो लाइन नंबर 2 में बयान करता है, द ग्रैंड ओल्ड बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता कर देना। जैसा कि अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 3 से लेकर 5 तक देखें तो इसमें वो कहता है दिस नाइट सो ट्रैंक्विल नाउ विल नॉट गो हैंस अनरोस्ड बाय विंड्स दैट प्ले अ बिजियर ट्रेड दैन दोज विच मोल्ड यॉन क्लाउड इन लेजी फ्लेक्स, यानी वो जो हवा है उसे पर्सोनीफाई करते हुए कहता है कि ये जो हवा है ये इस रात को ऐसा नहीं रहने देंगी, पुरसकून नहीं रहने देंगी, बल्कि वो इसका सुकून मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगी और वो उन हवाओं से ज़्यादा बेहतर करेंगी जो कि ऊपर बहुत ज़्यादा बुलंदोबाला बादलों में मौजूद हैं। यानी पोइट यहाँ पर विंड्स को यानी हवाओं को पर्सोनीफाई कर रहा है। उसके बाद अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 13 और 14 को देखें तो इसमें वो कहता है आई सी द ओल्ड मून इन हर लैप फॉर टेलिंग द कमिंग ऑन ऑफ रेन एंड स्क्वेली ब्लास्ट, यानी यहाँ पर पोइट ने मून यानी चाँद को पर्सोनीफाई किया है कि उसकी गोद में एक नया चाँद है और ये आने वाली बारिश और तूफ़ान की पेशीन गोई कर रहा है। नेक्स्ट है सिमिली। सिमिली का मतलब है टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स ऑन द बेस ऑफ सेम ट्रेट्स, यानी दो मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक जैसी सिफ़ात की बिना पर कंपेयर करना, यानी उनका मुकाबला या मुआवजना करना। अगर हम लाइन नंबर 3 से लेकर लाइन नंबर 5 तक देखें तो इसमें पोइट ने दो तरह की मुख्तलिफ़ हवाओं को कंपेयर किया है, यानी एक वो हवाएं जो ज़मीन पर चलती हैं और दूसरी वो हवाएं जो कि ऊपर बुलंदोबाला बादलों के साथ चलती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया का मतलब है ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग यानी हमारी सुनने की हिस्स को अपील करते हों, या ऐसे वर्ड्स जो कि कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहे हों यानी कोई आवाज़ पैदा कर रहे हों। जैसा कि लाइन नंबर 6 और 7 को अगर हम देखें तो इसमें पोइट कहता है और द डल सोबिंग ड्राफ्ट दैट मोन्स एंड रेक्स अपॉन द स्ट्रिंग्स ऑफ दिस एओलियन लूट। तो यहाँ पर पोइट ने स्ट्रिंग्स ऑफ दिस एओलियन ल्यूट के वर्ड को यूज़ करते हुए ओनोमेटोपिया यूज़ किया है। नेक्स्ट है एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 लाइन्स विद द सेम वर्ड, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लाइनों का एक ही लफ्ज़ से शुरू होना। जैसा कि इस पोइम की लाइन नंबर 19 और 20 ये दोनों लाइंस माइट के वर्ड से स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद लाइन नंबर 37 और 38 आई सी से स्टार्ट हो रही हैं। नेक्स्ट है अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का मतलब है कि अगर पोइट किसी को डायरेक्ट एड्रेस करे, मुखातिब करे तो उसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 25 में वो अपनी वाइफ जिसका नाम सारा फ्रिकर है उसे एड्रेस करते हुए कहता है ओ लेडी इन दिस वैन एंड हार्टलेस मूड। नेक्स्ट है जक्स्टापोजिशन। इसका मतलब है कि अगर पोइट कोई अपोजिट बात करे तो उसे जक्स्टापोजिशन कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 48 और 49 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है एंड इन आवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव, अवर्स इन हर वेडिंग गारमेंट, अवर्स हर शाउड, यानी हम अपने मूड के मुताबिक ही फितरत को देखते हैं। अगर हम खुश मूड में हैं तो हम इसे वेडिंग गारमेंट में देखेंगे और अगर हम उदास हैं तो हम इसे शाउड में देखेंगे। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगिनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में वेदर और वाइज ये दोनों वर्ड्स W लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 2 में सर स्पेंस, लाइन नंबर 3 में नाइट नाउ नॉट, लाइन नंबर 5 में दैन दोज, लाइन नंबर 6 में डल ड्राफ्ट, लाइन नंबर 21 में डार्क ड्रियर, लाइन नंबर 60 में स्ट्रॉन्ग साउल। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 2 में ग्रैंड ओल्ड बैलेड, लाइन नंबर 5 में दैन यॉन, लाइन नंबर 5 में अगेन मोल्ड क्लाउड, लाइन नंबर 16 में स्लांट नाइट फास्ट, लाइन नंबर 44 में दैट लाइट वेस्ट।
नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 3 में सो, नॉट, गो, इन तीनों वर्ड्स में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 7 में स्ट्रिंग्स, दिस, लाइन नंबर 16 में स्लांट, फास्ट, लाइन नंबर 45 में नॉट, होप, फ्रॉम, फॉर्म्स। इसके बाद पोइट ने इस पोएम में बहुत से इमेजेस भी यूज़ किए हैं, जैसा कि नाइट, क्लाउड इन लेजी फ्लेक्स, एओलियन ल्यूट, न्यू मून, फैंटम लाइट, ओल्ड मून, पेक्यूलियर टिंट ऑफ येलो ग्रीन, स्टार्स, अ फेयर ल्यूमिनस क्लाउड, वेडिंग गारमेंट, शाउट, फ्रूट, फॉलिएज, चीयरफुल आइज। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इंटरनल राइम का मतलब है कि अगर पोइट किसी एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो उसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 3 में सो, गो, लाइन नंबर 7 में स्ट्रिंग्स, दिस, लाइन नंबर 16 में स्लांट, फास्ट, लाइन नंबर 45 में होप, फ्रॉम, फॉर्म्स। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है कि अगर पोइट किसी चीज़ को उसकी क्वालिटी की बेस पर उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर करे तो उसे मेटाफर कहते हैं। जैसा कि अगर हम इस पोइम की लाइन नंबर 127 को देखें तो इसमें पोइट कहता है फुल सेल्डम मे माई फ्रेंड सच विजिल्स कीप, यानी वो अपनी वाइफ जिसका नाम सारा फ्रिकर है उसे माई फ्रेंड कह रहा है, उसे दोस्त कह रहा है। उसके बाद लाइन नंबर 137 को अगर हम देखें तो इसमें वो कहता है ओ सिंपल स्पिरिट गाइडेड फ्रॉम अबव, यानी वो अपनी पोइटिक इंस्पिरेशन को सिंपल स्पिरिट डिक्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट है हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब है कि अगर पोइट अपनी स्टेटमेंट को एंडोर्स करने के लिए, उस पर स्ट्रेस देने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन से काम ले, मुबालगा आराई से काम ले तो उसे हाइपरबोली कहते हैं। इस पोइम में पोइट ने अपने दुखों को बयान करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली से काम लिया है। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इस पोइम में पोइट ने नेचर के साथ इंसान का जो लिंक है उसको बयान करने की कोशिश की है कि इंसान पर नेचर असरअंदाज नहीं होती, बल्कि इंसान का अपना मूड है जिसके मुताबिक वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखता है। इसके साथ साथ पोइट ने पोइटिक इंस्पिरेशन पर भी रोशनी डाली है कि पोइटिक इंस्पिरेशन मिलने से इंसान में कौन कौन सी तब्दीलियाँ रूनमा होती हैं। इस पोइम में जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ एस.टी. कॉलरिज की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए भी इसी चैनल पर एस.टी. कॉलरिज की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।